सिंघानिया हाउस में सभी का व्रत खुल चुका था, लेकिन आन्या अभी भी टेरेस पर चेयर पर बैठी सभी को देख रही थी। उसके पास आजीविका भी बैठी थी। तभी आन्या की तरफ देखते हुए आजीविका बोली, क्या कहा भाई ने, कब तक आएंगे? क्या तुम्हें आज भूखा ही रखने का इरादा है? मैंने तो पहले ही कहा था कि उनको कहीं जाना नहीं चाहिए था। देखो ना, चांद भी आ गया और सभी ने व्रत भी खोल लिया। यह मोहल्ले की आंटी भी अब तुम्हें क्या क्या कह रही है? इनका मुंह देखो। मेरा मन कर रहा है कि अभी इसी वक्त इन सभी को बाहर फेंक दूं। आन्या उसकी बात सुनकर उसे रोकते हुए बोली, अरे रुक जाओ गदाधारी भीम, उन्होंने कहा है कि कुछ देर में आ जाएंगे। वैसे इसमें डेविल क्या गलती है? काम आ गया, चले गए और लोगों का काम है कहना। आजीविका ने अपने गर्दन हिलाए और अपने आप से बोली, इस लड़की को कुछ भी समझने का कोई फायदा नहीं है। इसके हिसाब से दुनिया बहुत अच्छी है। तभी आजीविका की नज़र एक कोने में खड़े जीवन पर जाती है, जो कि अपने मोबाइल को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे अर्नव की फिक्र हो रही थी। वो अर्नव को कॉल करना चाहता था, लेकिन उसका मोबाइल आजीविका की बदौलत टूट चुका था। तभी जीवन के चेहरे के सामने एक मोबाइल आता है। जीवन अपनी नज़र उठाकर देखता है तो आजीविका खड़ी थी। आजीविका ने एटीट्यूड के साथ कहा, अगर तुम्हें मोबाइल की नीड है तो मेरा रख लो, कल मैं तुम्हें नया मोबाइल दिला दूंगी। तभी जीवन ने गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने आप ले लूंगा। तुम अपना मोबाइल अपने पास रखो, क्या ज़रूरत थी तुम्हें मेरा मोबाइल तोड़ने की? अभी पता है मुझे अर्नव को कॉल करना है और तुम्हारी वजह से मैं उसे कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आजीविका ने मुंह बनाया और अपने आप से बोली, अगर मेरे सामने किसी और लड़की का जिक्र करोगे तो तुम्हें भी तोड़ दूंगी। ये तो सिर्फ मोबाइल था। हालांकि इसकी यह बात जीवन में सुन ली थी, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वही आन्या को देखकर कौशल्या जी की एक दोस्त उनसे बोली, लगता है आपकी बहू का पहला करवा चौथ ही खराब जाने वाला है। अभी तक अपने पति का इंतजार कर रही है, लेकिन अर्नव का कुछ पता ही नहीं है। कौशल्या जी को उनकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो बोली, मेरे बेटे को मेरी बहू से बहुत प्यार है और कोई जरूरी काम होगा, इसलिए वो अपने ऑफिस गया है, कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। नीलम जी ने कौशल्या जी की बात सुनकर फीकी सी स्माइल पास कर दी। वही कौशल्या जी सभी को एक्सक्यूज मी कहकर आन्या के पास आती है और आन्या के सिर पर हाथ रखती है। आन्या ने अपनी नज़रें उठाकर कौशल्या जी की तरफ देखा। उसका चेहरा पूरी तरीके से उतर गया था। कौशल्या जी भी यह नोटिस कर रही थी। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, तुमने अर्नव से बात की? कहाँ है वो? आज जाने दो घर पर, मैं उसे बताती हूँ। आन्या अपनी गर्दन हिलाते हुए विनम्रता से बोली, नहीं मन, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जरूरी काम आ गया था इसलिए उन्हें जाना पड़ा। अभी कौशल्या जी अर्नव पर गुस्सा कर ही रही थी कि तभी आन्या का मोबाइल रिंग करने लगता है। आन्या ने देखा किसी अननोन नंबर से कॉल है। एक पल के लिए उसका मन कर रहा था कि कॉल रिसीव ना करे, लेकिन अगले ही पल उसने कॉल रिसीव किया और सामने से कुछ ऐसा कहा गया जिसे सुनकर आन्या के हाथ से मोबाइल झट कर नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें आंसुओं से भर आती है। रात का वक्त, रात के करीब 12:30 बज रहे थे। अभी तक अर्नव का कुछ भी पता नहीं था। वही कौशल्या जी, पंकज जी हॉल में बैठे हुए थे। आजीविका अपने मोबाइल में उंगलियां चला रही थी। उसके पास ही जीवन भी बैठा था, जो अपना मोबाइल ऑन कर रहा था। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई, मुझे तुम्हारा मोबाइल नहीं तोड़ना चाहिए था, आजीविका ने जीवन की तरफ देखते हुए कहा। वही जीवन ने आजीविका की तरफ देखकर कहा, कोई बात नहीं, मैंने इसे फिक्स कर लिया है, बस ऑन होने में प्रॉब्लम कर रहा है। वही कौशल्या जी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई आन्या की तरफ देखते हुए पंकज जी से बोली, अभी तक बहू ने अपना व्रत नहीं खोला है और अर्नव का भी कुछ पता नहीं है। इस लड़के को किसने कहा था इतनी रात को कहीं जाने को? जीवन, तुम रोक नहीं सकते थे क्या? आन्या का पहला करवा चौथ है और वो बेचारी बिना कुछ खाए बैठी है, व्रत भी पता नहीं कब खोलेगी।
पता है मेरी सहेलियां कितना कुछ बुरा भला कह रही थी। मॉम, मैंने तो मना किया था अर्नव को, पर वो ही नहीं माना। तुम उसे कॉल करके पूछते क्यों नहीं कहा है वो? मॉम, मैंने डैड के नंबर से कॉल किया था, पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, और ऑफिस में कॉल किया तो वॉचमैन ने कहा कि अर्नव काफी पहले घर के लिए निकल चुका है। स्विच ऑफ? 1 मिनट, भाई तो कभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करते हैं। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है। अर्नव कहाँ है? क्या मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए? जीवन ने सभी के चेहरे को देखते हुए कहा। आन्या, जो कि खामोश होकर सभी की बातें सुन रही थी, उसे कहीं ना कहीं अर्नव का इंतजार सभी से ज्यादा था। उसकी नजरें बार बार डोर की तरफ चली जाती थी। वो बार बार डोर की तरफ देखती, फिर निराशा से भर जाती। अंकल, ये एक आवाज सुन सभी की नजरें दरवाजे की तरफ चली जाती है। जीवन और बाकी सभी अपनी जगह से खड़े हो गए। डोर पर राघव था, जो कि अपनी कुछ पुलिस टीम के साथ वहां आया था। पुलिस को इतना रात को अपने सामने देखकर जीवन और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। क्या ये लोग ऑफिस में जो हादसा हुआ उसे डिस्कस करने आए हैं? जीवन राघव को अपने सामने देखकर मन ही मन बोला। आप यहाँ पर कैसे राघव बेटा? पंकज जी राघव को देखते हुए बोले। वही राघव अंदर आता है। उसने एक नज़र जीवन की तरफ देखा। जीवन भी राघव के चेहरे को ही देख रहा था। सब ठीक तो है ना बेटा? तुम इतनी रात को यहाँ पर कैसे? पंकज जी उसके चेहरे को देखते हुए बोले। अंकल, वो। हाँ बेटा कहो। अंकल, वो अर्नव। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो बारी बारी सभी के चेहरे को देख रहा था। तभी पंकज जी गंभीर होकर बोले, क्या कहना चाहते हो? कहो ना बेटा, क्या हुआ है अर्नव को? क्या अर्नव ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? राघव ने अपनी गर्दन हिलाए और अपने सिर से अपनी केयर निकलते हुए बोला, अंकल अर्नव का एक्सीडेंट हो गया है। ही इज नो मोर। राघव की यह बात सुनते ही सिंघानिया मेंशन में हर तरफ सन्नाटा छा गया। सभी के लबों पर खामोशी छा गई। कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वही किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं आन्या, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसे लगा कि जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। यह क्या बोल रहे हो राघव? तुम मजाक करने के लिए यहाँ पर आए हो? मेरा बेटा कब से घर नहीं लौटा और तुम्हें ये सब बकवास करने की पड़ी है। वही कौशल्या जी भी राघव को डांटते हुए बोली, तुम्हें अर्नव ने भेजा है ना? उसने ही कहा होगा कि हम सभी को परेशान करने को। वही राघव उनकी हालत समझ पा रहा था। उसने जीवन की देखते हुए कहा, जीवन तुम समझाओ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। कार का एक्सीडेंट हुआ और कार बहु बुरी हालत में है। अर्नव की पूरी बॉडी जल चुकी है, पहचान ही नहीं पाते हैं। कौशल्या जी, पंकज जी सभी ये सुन सदमे में पहुंच गए थे। वही हाल आजीविका का भी था। भाई, वो हमें और छोड़कर नहीं जा सकते हैं। भाई, आजीविका अपने चेहरे को हथेलियों में भरते हुए रोने लगी। तभी इंस्पेक्टर राघव ने जीवन की तरफ देखा, जिसकी आंखों में भी नमी तैर आई थी। जीवन, अपने आप को संभालो, सभी को तुम्हें ही संभालना है। मैंने डैड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शायद कल सुबह ही डैड बॉडी घर पहुंचा दी जाएगी। राघव ने जीवन के कंधे को थपथपाकर कहा। किसी की भी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कौशल्या जी तो फ्लो पर ही बैठ गई और पंकज जी भी टूट गए। वो भी नीचे बैठ गए थे। मेरा बेटा अर्नव नहीं जा सकता हमें छोड़कर। झूठ झूठ है ये सब। कौशल्या जी जोर जोर से रोने लगी। मॉम, आजीविका भी रोने लगी। इसी बीच आजीविका का नजर डाइनिंग टेबल पर जाती है, जहां पर आन्या बिना किसी भाव के आंसुओं से भरी आंखों से शून्य को ताक रही थी। आन्या, आजीविका सिसकते हुए अपने आप से बोली।
अगले ही पल आन्या भी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। उसे बेहोश होते देखकर आजीविका जोर से चीख पड़ी। आन्या, उसकी आवाज़ सुनकर सभी की नज़रें उस ओर चली जाती है। तेरे होने से ही मेरा होना है। तुझको खोना जैसे खुद को खोना है। तू जो है तो मैं हूँ। तू जो है तो मैं हूँ। योजक चिन्ह। आन्या अपने रूम में बेड पर बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम उसके चारों तरफ खड़ी थी। कोई उसे इंजेक्शन दे रहा था तो कोई उसका चेकअप कर रहा था। पास में ही आजीविका बैठी थी जो कि उसके हाथों को कसकर पके हुए थी। आन्या बेहोश थी, पर उसके दिमाग में अभी भी अर्नव का चेहरा था। बेहोश और बुखार से तप रही आन्या बार बार अर्नव का नाम ले रही थी। वही कौशल्या जी और पंकज जी अपने बेटे को खोने के गम से पूरी तरह टूट चुके थे। जीवन उन दोनों को संभाल रहा था। आजीविका आन्या की ये हालत देखकर रोने लगी। डॉक्टर आन्या का चेकअप करते हुए बोले, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कब से ट्राई कर रहे हैं पर किसी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है मैम। डॉक्टर प्लीज ऐसा मत कहिए, आन्या को होश में लाइए, आजीविका ने बेचैन होकर कहा। मैम हम क्या कर सकते हैं, इनकी जुबान पर बस एक ही नाम है अर्नव। इन्हें अपने पति को खोने का सदमा लगा है और ऐसे सदमे में किसी भी पेशेंट के दिमाग पर असर होता है, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। वही आन्या अपने दिमाग में अर्नव से बिताए हर लम्हे को याद करते हुए उसका नाम दोहरा रही थी। आन्या की जिंदगी में अर्नव ही वो शख्स था जिसे आन्या ने अपना सब कुछ माना था और यहाँ तक कि खुद को उसके हवाले कर दिया था। एक लड़की के लिए उसके पिता के बाद पति ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है और आन्या को तो कभी पिता का प्यार ही नहीं मिला था। अर्नव में बीते हर दिन के साथ आन्या को वो प्यार दिया था जो आन्या को आज तक कोई नहीं दे पाया था। आजीविका ने आन्या के चेहरे की तरफ देखकर कहा, मैं नहीं मानती भाई हमारे बीच नहीं है। आन्या वेकअप, भाई को कुछ नहीं हो सकता, भाई तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आजीविका अभी आन्या से रोते हुए ये सब कह रही थी कि तभी हॉल से आती कुछ आवाज़ों ने उसका ध्यान खींचा। हॉल से काफ़ी शोर हो रहा था। आजीविका ने नर्स को आन्या के पास बैठने को कहा और खुद उठकर रूम से बाहर आ गई। वो जैसे ही ऊपर से नीचे झांककर देखती है तो वो चौंक जाती है। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। अब तक आपने पढ़ा। आन्या जो कि खामोश होकर सभी की बातें सुन रही थी, उसे कहीं ना कहीं अर्नव का इंतजार सभी से ज्यादा था। उसकी नज़रें बार बार डोर की तरफ चली जाती थी। वो बार बार डोर की तरफ देखती फिर निराशा से भर जाती। अंकल, ये एक आवाज़ सुन सभी की नज़रें दरवाजे की तरफ चली जाती है। जीवन और बाकी सभी अपनी जगह से खड़े हो गए। डोर पर राघव था, जो कि अपनी कुछ पुलिस टीम के साथ वहां आया था। पुलिस को इतना रात को अपने सामने देखकर जीवन और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। क्या ये लोग ऑफिस में जो हादसा हुआ उसे डिस्कस करने आए हैं? जीवन राघव को अपने सामने देखकर मन ही मन बोला, आप यहाँ पर कैसे राघव बेटा? पंकज जी राघव को देखते हुए बोले। वही राघव अंदर आता है। उसने एक नज़र जीवन की तरफ देखा। जीवन भी राघव के चेहरे को ही देख रहा था। सब ठीक तो है ना बेटा? तुम इतनी रात को यहाँ पर कैसे? पंकज जी उसके चेहरे को देखते हुए बोले। अंकल वो, हाँ बेटा कहो। अंकल वो अर्नव। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो बारी बारी सभी के चेहरे को देख रहा था। तभी पंकज जी गंभीर होकर बोले, क्या कहना चाहते हो कहो ना बेटा, क्या हुआ है अर्नव को? क्या अर्नव ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है राघव? राघव ने अपनी गर्दन हिलाई और अपने सिर से अपनी केयर निकलते हुए बोला, अंकल अर्नव का एक्सीडेंट हो गया है, ही इज़ नो मोर। राघव की यह बात सुनते ही सिंघानिया मेंशन में हर तरफ सन्नाटा छा गया।
सभी के लबों पर खामोशी छा गई, कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वही किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं आन्या, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसे लगा कि जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। यह क्या बोल रहे हो राघव, तुम मजाक करने के लिए यहाँ पर आए हो? मेरा बेटा कब से घर नहीं लौटा और तुम्हें ये सब बकवास करने की पड़ी है। वही कौशल्या जी भी राघव को डांटते हुए बोली, तुम्हें अर्नव ने भेजा है ना, उसने ही कहा होगा कि हम सभी को परेशान करने को। वही राघव उनकी हालत समझ पा रहा था। उसने जीवन की देखते हुए कहा, जीवन तुम समझाओ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। कार का एक्सीडेंट हुआ और कार बहु बुरी हालत में है। अर्नव की पूरी बॉडी जल चुकी है, पहचान ही नहीं पाते हैं। कौशल्या जी, पंकज जी सभी ये सुन सदमे में पहुंच गए थे। वही हाल आजीविका का भी था। भाई, वो हमें और छोड़कर नहीं जा सकते हैं। भाई, आजीविका अपने चेहरे को हथेलियों में भरते हुए रोने लगी। तभी इंस्पेक्टर राघव ने जीवन की तरफ देखा, जिसकी आंखों में भी नमी तैर आई थी। जीवन, अपने आप को संभालो, सभी को तुम्हें ही संभालना है। मैंने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शायद कल सुबह ही डेड बॉडी घर पहुंचा दी जाएगी। राघव ने जीवन के कंधे को थपथपाकर कहा। किसी की भी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कौशल्या जी तो फ्लोर पर ही बैठ गई और पंकज जी भी टूट गए, वो भी नीचे बैठ गए थे। मेरा बेटा अर्नव, अर्नव नहीं जा सकता हमें छोड़कर। झूठ झूठ है ये सब। कौशल्या जी जोर जोर से रोने लगी। मॉम, आजीविका भी रोने लगी। इसी बीच आजीविका का नजर डाइनिंग टेबल पर जाती है, जहां पर आन्या बिना किसी भाव के आंसुओं से भरी आंखों से शून्य को ताक रही थी। आन्या, आजीविका सिसकते हुए अपने आप से बोली। अगले ही पल आन्या भी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। उसे बेहोश होते देखकर आजीविका जोर से चीख पड़ी। आन्या, उसकी आवाज सुनकर सभी की नजरें उस ओर चली जाती है। तेरे होने से ही मेरा होना है। तुझको खोना जैसे खुद को खोना है। तू जो है तो मैं हूँ, तू जो है तो मैं हूँ। योजक चिन्ह। आन्या अपने रूम में बेड पर बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम उसके चारों तरफ खड़ी थी। कोई उसे इंजेक्शन दे रहा था तो कोई उसका चेकअप कर रहा था। पास में ही आजीविका बैठी थी, जो कि उसके हाथों को कसकर पके हुए थी। आन्या बेहोश थी, पर उसके दिमाग में अभी भी अर्नव का चेहरा था। बेहोश और बुखार से तप रही आन्या बार बार अर्नव का नाम ले रही थी। वही कौशल्या जी और पंकज जी अपने बेटे को खोने के गम से पूरी तरह टूट चुके थे। जीवन उन दोनों को संभाल रहा था। आजीविका आन्या की ये हालत देखकर रोने लगी। डॉक्टर आन्या का चेकअप करते हुए बोले, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कब से ट्राई कर रहे हैं पर किसी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है मैम। डॉक्टर प्लीज ऐसा मत कहिए, आन्या को होश में लाइए। आजीविका ने बेचैन होकर कहा। मैम, हम क्या कर सकते हैं? इनकी जुबान पर बस एक ही नाम है, अर्नव। इन्हें अपने पति को खोने का सदमा लगा है और ऐसे सदमे में किसी भी पेशेंट के दिमाग पर असर होता है, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। वही आन्या अपने दिमाग में अर्नव से बिताए हर लम्हे को याद करते हुए उसका नाम दोहरा रही थी। आन्या की जिंदगी में अर्नव ही वो शख्स था जिसे आन्या ने अपना सब कुछ माना था और यहाँ तक कि खुद को उसके हवाले कर दिया था। एक लड़की के लिए उसके पिता के बाद पति ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है और आन्या को तो कभी पिता का प्यार ही नहीं मिला था। अर्नव में बीते हर दिन के साथ आन्या को वो प्यार दिया था जो आन्या को आज तक कोई नहीं दे पाया था। आजीविका ने आन्या के चेहरे की तरफ देखकर कहा, मैं नहीं मानती भाई हमारे बीच नहीं है। आन्या वेकअप, भाई को कुछ नहीं हो सकता। भाई तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं।
आजीविका अभी आन्या से रोते हुए ये सब कह रही थी कि तभी हॉल से आती कुछ आवाज़ों ने उसका ध्यान खींचा। हॉल से काफी शोर हो रहा था। आजीविका ने नर्स को आन्या के पास बैठने को कहा और खुद उठकर रूम से बाहर आ गई। वो जैसे ही ऊपर से नीचे झांककर देखती है तो वो चौंक जाती है। अब आगे आजीविका जब बाहर आकर देखती है तो हैरान हो जाती है। कौशल्या जी जीवन पर गुस्सा कर रही थी। जीवन चुपचाप अपना सिर झुकाए खड़ा था। कौशल्या जी ने गुस्से से जीवन को थप्पड़ पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। तुमने ही मेरे बेटे को मारा है, अगर तुम उसे रोक लेते तो वो आज हमारे साथ होता, कौशल्या जी ने जीवन के सीने पर हाथ मारते हुए कहा। वही पंकज जी कौशल्या जी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर कौशल्या जी पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो पंकज जी की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे क्यों रख रहे हैं? इसने ही मेरे बेटे को ऑफिस भेजा था, अगर ये अर्नव की जगह किसी और को भेज देता, वरना ये खुद भी तो जा सकता था, पर नहीं, इसे मेरे बेटे को मारना था ताकि मेरे बेटे से उसका बिजनेस छिन सके। वही कुछ मेहमान जो कौशल्या जी को सांत्वना देने आए थे, सभी ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। कौशल्या जी सभी पर गुस्सा कर रही थी और उन्हें भी जाने को कह रही थी। उनकी मानसिक हालत को देखकर ही किसी ने अर्नव की तस्वीर को भी वहां वही रखा था। पंकज जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, कौशल्या आप गलत समझ रही है, जीवन और अर्नव बिल्कुल भाई की तरह है। जीवन ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। आप नहीं जानते हैं, इसे बचपन से सब दिया हमने, पर अर्नव से ये जलता था मेरा बेटा इसकी वजह से हमें छोड़कर गया। अगर इसने अर्नव को रोक लिया होता तो हमारा बेटा हमारे साथ होता। कौशल्या जी जोर जोर से रोने लगी। कौशल्या जी को देखते हुए सभी मेहमान भी आपस में बात करने लगे। वही कौशल्या जी की सहेलियां भी आपस में बात करते हुए बोली, जवान बेटे को खोकर कौशल्या पागल हो चुकी है। पहली सहेली बोली, एक माँ का दिल है और कौशल्या की बात भी तो सही है, ये अर्नव का सेक्रेटरी ही तो था, अर्नव के जाने के बाद अब यही तो सब कुछ संभालेगा, इसने ही सब किया होगा। वही दूसरी औरत बोली, हाँ सही कह रही हो, जमाना कितना खराब है, किसी भी इंसान की नीयत बिगड़ सकती है, और अर्नव का बिजनेस भी तो कितना बड़ा है। सभी आपस में बातें करते हुए ये सब कह रहे थे। वही जीवन जो कि ये सब सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसुओं की बूंद छलक आई। उसका दिल जानता था कि उसने हमेशा अर्नव को अपने भाई की तरह माना था। पैसे तो कभी उसके लिए मायने रखते ही नहीं थे। कैसे कैसे इल्जाम लग रहे थे उस पर, अर्नव की मौत का इल्जाम। सिंघानिया परिवार से जो प्यार और केयर उसे मिली थी, वो कैसे उन सभी को नज़रअंदाज कर सकता था। वो आज तक नहीं रोया था, पर अपनों से ही जब उसे ऐसे इल्जाम मिलने लगे तो वो सह नहीं पा रहा था। वही कौशल्या जी गुस्से से जीवन के शर्ट का कॉलर पकड़कर उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोली, तूने मारा है मेरे बेटे को, तूने मारा है, तूने ही मारा है। जीवन ने कोई विरोध नहीं किया, बस उनकी मार को सह रहा था। वही आजीविका ये सब देखकर भागते हुए कौशल्या जी के पास आती है और उन्हें रोकते हुए बोली, मॉम, ये क्या कर रही है आप? जीवन ने कुछ नहीं किया है, उसकी कोई गलत नहीं है। कौशल्या जी जीवन की तरफ देखते हुए आजीविका से बोली, इसे कहो चला जाए मेरे सामने से, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। वही आजीविका अपनी मॉम की हालत समझ रही थी। उसने रोती हुई कौशल्या जी को अपने गले से लगा लिया और उन्हें शांत करने लगी। वही पंकज जी जीवन के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, कौशल्या अभी कुछ भी समझ नहीं पाएगी, उनकी हालत कुछ भी समझने लायक नहीं है, बेटा तुम अपने रूम में चले जाओ। जीवन ने अपनी गर्दन हिलाई, वो अभी अपनी तर नहीं उठा पा रहा था। उसने चुपचाप अपने कदम स्टेयर्स की तरफ बढ़ा दिए। आजीविका भी
जीवन को जाते हुए देख रही थी। आजीविका इस वक्त जीवन के दर्द को भी समझ पा रही थी। एक ऐसा परिवार जिसने कभी उसे अकेला फील होने नहीं दिया, वही परिवार आज उसे इतना लज्जित कर रहा था कि जीवन कुछ बोलने लायक नहीं रहा था। जीवन अपने रूम में आया और बेड पर आकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें साफ की, फिर अपने मोबाइल पर राघव का नंबर डायल किया। सामने से कॉल पिक होने पर राघव बोला, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था जीवन। क्या तुमने उस बॉडी का डीएनए टेस्ट किया और पोस्टमार्टम हो गया? जीवन ने पूछा। हाँ, मैं वही रिपोर्ट्स लेने यहाँ पर आया हूँ और डेड बॉडी कुछ ही देर में मेंशन पहुँच जाएगी, राघव बोला। जीवन बोला, ठीक है, तुम रिपोर्ट्स मिलते ही मुझे सेंड कर देना। तभी राघव बोला, हाँ ठीक है, पर तुम्हारी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही है जीवन। अगर तुम ही टूट जाओगे तो घरवालों को कौन संभालेगा? वही उसकी बात पर जीवन कोई रिप्लाई करता तभी राघव को नस से आवाज़ लगाई, जिस पर राघव जीवन को कहता है, लगता है रिपोर्ट्स आ गई है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। राघव ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। वही जीवन ने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा और मोबाइल वही बेड पर रखकर उठकर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। वो हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने अर्नव का चेहरा आता और रोते हुए सभी के चेहरे। जीवन रूम में आकर ड्रॉ से सिगरेट का पैकेट और लाइटर लेकर वापस बालकनी में आ जाता है। वो कभी भी किसी के सामने स्मोकिंग नहीं करता था, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने पर वो स्मोकिंग कर लिया करता था। पर आज उसे न जाने क्यों उसने सिगरेट से अपनी परेशानी सुलझानी चाहिए और अपने होंठों के बीच सिगरेट लगाकर जैसे ही लाइटर जलाने तो हुआ, तभी किसी ने उसके मुंह से सिगरेट छीन ली। जैसे ही उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने आजीविका खड़ी थी और उसे गुस्से से घूर रही थी। तुम? जीवन ने हैरान होकर कहा। अब तक आपने पढ़ा। कुछ मेहमान जो कौशल्या जी को सांत्वना देने आए थे, सभी ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। कौशल्या जी सभी पर गुस्सा कर रही थी और उन्हें भी जाने को कह रही थी। उनकी मानसिक हालत को देखकर ही किसी ने अर्नव की तस्वीर को भी वहां वही रखा था। पंकज जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, कौशल्या आप गलत समझ रही है, जीवन और अर्नव बिल्कुल भाई की तरह है। जीवन ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। आप नहीं जानते हैं, इसे बचपन से सब दिया हमने, पर अर्नव से ये जलता था, मेरा बेटा इसकी वजह से हमें छोड़कर गया। अगर इसने अर्नव को रोक लिया होता तो हमारा बेटा हमारे साथ होता। कौशल्या जी जोर जोर से रोने लगी। कौशल्या जी को देखते हुए सभी मेहमान भी आपस में बात करने लगे। वही कौशल्या जी की सहेलियां भी आपस में बात करते हुए बोली, जवान बेटे को खोकर कौशल्या पागल हो चुकी है। पहली सहेली बोली, एक माँ का दिल है और कौशल्या की बात भी तो सही है, ये अर्नव का सेक्रेटरी ही तो था। अर्नव के जाने के बाद अब यही तो सब कुछ संभालेगा, इसने ही सब किया होगा। वही दूसरी औरत बोली, हाँ सही कह रही हो, जमाना कितना खराब है, किसी भी इंसान की नीयत बिगड़ सकती है, और अर्नव का बिजनेस भी तो कितना बड़ा है। सभी आपस में बातें करते हुए ये सब कह रहे थे। वही जीवन जो कि ये सब सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसुओं की बूंद छलक आई। उसका दिल जानता था कि उसने हमेशा अर्नव को अपने भाई की तरह माना था। पैसे तो कभी उसके लिए मायने रखते ही नहीं थे। कैसे कैसे इल्जाम लग रहे थे उस पर, अर्नव की मौत का इल्जाम। सिंघानिया परिवार से जो प्यार और केयर उसे मिली थी, वो कैसे उन सभी को नज़रअंदाज कर सकता था। वो आज तक नहीं रोया था, पर अपनों से ही जब उसे ऐसे इल्जाम मिलने लगे तो वो सह नहीं पा रहा था। वही कौशल्या जी गुस्से से जीवन के शर्ट का कॉला पकड़कर उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोली, तूने मारा है मेरे बेटे को, तूने मारा है, तू नहीं मारा है।
जीवन ने कोई विरोध नहीं किया, बस उनकी मार को सह रहा था। वही आजीविका ये सब देखकर भागते हुए कौशल्या जी के पास आती है और उन्हें रोकते हुए बोली, मॉम, ये क्या कर रही है आप? जीवन ने कुछ नहीं किया है, उसकी कोई गलत नहीं है। कौशल्या जी जीवन की तरफ देखते हुए आजीविका से बोली, इसे कहो चला जाए मेरे सामने से, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। वही आजीविका अपनी मॉम की हालत समझ रही थी। उसने रोती हुई कौशल्या जी को अपने गले से लगा लिया और उन्हें शांत करने लगी। वही पंकज जी जीवन के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, कौशल्या अभी कुछ भी समझ नहीं पाएगी, उनकी हालत कुछ भी समझने लायक नहीं है। बेटा, तुम अपने रूम में चले जाओ। जीवन ने अपनी गर्दन हिलाई, वो अभी अपनी तर नहीं उठा पा रहा था। उसने चुपचाप अपने कदम स्टेयर्स की तरफ बढ़ा दिए। आजीविका भी जीवन को जाते हुए देख रही थी। आजीविका इस वक्त जीवन के दर्द को भी समझ पा रही थी। एक ऐसा परिवार जिसने कभी उसे अकेला फील होने नहीं दिया, वही परिवार आज उसे इतना लज्जित कर रहा था कि जीवन कुछ बोलने लायक नहीं रहा था। जीवन अपने रूम में आया और बेड पर आकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें साफ की, फिर अपने मोबाइल पर राघव का नंबर डायल किया। सामने से कॉल पिक होने पर राघव बोला, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था जीवन। क्या तुमने उस बॉडी का डीएनए टेस्ट किया और पोस्टमार्टम हो गया? जीवन ने पूछा। हाँ, मैं वही रिपोर्ट्स लेने यहाँ पर आया हूँ और डेड बॉडी कुछ ही देर में मेंशन पहुँच जाएगी, राघव बोला। जीवन बोला, ठीक है, तुम रिपोर्ट्स मिलते ही मुझे सेंड कर देना। तभी राघव बोला, हाँ ठीक है, पर तुम्हारी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही है जीवन। अगर तुम ही टूट जाओगे तो घरवालों को कौन संभालेगा? वही उसकी बात पर जीवन कोई रिप्लाई करता तभी राघव को नस से आवाज लगाई, जिस पर राघव जीवन को कहता है, लगता है रिपोर्ट्स आ गई है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। राघव ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। वही जीवन ने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा और मोबाइल वही बेड पर रखकर उठकर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। वो हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने अर्नव का चेहरा आता और रोते हुए सभी के चेहरे। जीवन रूम में आकर ड्रॉ से सिगरेट का पैकेट और लाइटर लेकर वापस बालकनी में आ जाता है। वो कभी भी किसी के सामने स्मोकिंग नहीं करता था, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने पर वो स्मोकिंग कर लिया करता था। पर आज उसे न जाने क्यों उसने सिगरेट से अपनी परेशानी सुलझानी चाहिए और अपने होंठों के बीच सिगरेट लगाकर जैसे ही लाइटर जलाने तो हुआ, तभी किसी ने उसके मुंह से सिगरेट छीन ली। जैसे ही उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने आजीविका खड़ी थी और उसे गुस्से से घूर रही थी। तुम? जीवन ने हैरान होकर कहा। अब आगे? आजीविका उसे गुस्से से देख रही थी। वही जीवन आजीविका को अपने सामने देखकर दूसरी तरफ अपना मुंह फेरते हुए बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी आजीविका ने अपने हाथ में पकड़ी हुई इस सिगरेट को नीचे जमीन पर फेंककर कुचलते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? कहते रहते आजीविका ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया। उसके थप्पड़ से जीवन पूरी तरीके से हैरान होकर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वहीं उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया, शायद उसे एक थप्पड़ की ही ज़रूरत थी। उसकी आंखों से अचानक आंसू आने लगे, उसकी आंखें गीली हो गई थी, जबकि आजीविका भी उसे आंसू से भरी आंखों से देख रही थी। आजीविका झट से उसके कॉलर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ करते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, भाई अगर यहाँ नहीं है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम सभी को संभालो, लेकिन तुम तो खुद ही इन सब चीज़ों को अपना रहे हो। अगर भाई को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा।
जीवन कुछ नहीं बोलना, बस अपनी नज़रें झुकाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी आजीविका ने उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, नज़रें क्यों चुरा रहे हो, मेरी तरफ देखो और मुझसे नज़रें मिलाओ। तुम्हारी नज़रें तो कभी झुकती ही नहीं थी, तो फिर आज क्यों? जब तुम जानते हो कि तुमने कुछ नहीं किया तो फिर क्यों? आजीविका उसकी आंखों में आंसू देख रही थी। आजीविका चाहती थी कि जीवन अपने अंदर दबे हुए दर्द को बाहर निकाले। आजीविका को अच्छी तरह मालूम था कि जीवन कौशल्या जी के ऐसे बर्ताव से बिल्कुल टूट गया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कभी अपनों से ही उसे ये सब सुनने की जरूरत पड़ेगी। देखो मेरी तरफ क्या हुआ, देखा नहीं जा रहा है, नजरें नहीं मिल पा रहे तुम। जीवन की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें नीचे गिर पड़ी और अगले ही पल आजीविका ने उसे खींचते हुए अपने आगोश में भर लिया। आपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर ले गई और उसके शर्ट को अपने हाथों में भरते हुए मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। जीवन ने भी अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रखते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और रोने लगा। ये सब सच नहीं हो सकता, अर्नव हमें छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि वो हमें छोड़कर चला गया। मैं टूट रहा हूँ अज्जू, जीवन सुसक कर रोते हुए ये सब कह रहा था। वही आजीविका भी जीवन को अपने गले से लगाए खड़ी थी, उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। उसने जीवन से कहा, मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि भाई हमारे बीच नहीं है। भाई जल्दी ही वापस आएंगे और तो मैं बहुत डांटेंगे, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। अगर उसे आना होता तो वो जाता ही नहीं। उसे पता है कि उसके बिना ये घर बिल्कुल सुना है। सब मेरी गलती है, अगर मैंने उसे ऑफिस के बारे में नहीं बताया होता तो ये सब नहीं होता, जीवन ने सिसकते हुए कहा। तभी आजीविका अपने हाथों से उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, तुमने कुछ नहीं किया है, अपने आप को दोष देना बंद करो वरना एक और थप्पड़ तुम्हारे गाल पर मार दूंगी। नहीं अज्जू, मेरी गलती है, मुझे ऑफिस से कॉल आया था कि ऑफिस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। मैंने यह बात अर्नव को बताई और अर्नव ने खुद ऑफिस जाने की जिद्दी की। काश मैं ये बात अर्नव को नहीं बताई होती तो अभी अर्नव हमारे बीच होता। और तुम देखना भाभी का क्या हाल हुआ है। वही जीवन की बात सुनकर आजीविका ने अपनी आंखें खोलते हुए उसे अपने आप से दूर किया। उसे नहीं पता था कि अर्नव के गायब होने से पहले ये सब भी हुआ था। तुम ये क्या कह रहे हो, ऑफिस में शॉर्ट सर्किट, लेकिन इसके बारे में तुमने किसी को नहीं बताया? हाँ, मुझे ऑफिस से वॉचमैन का कॉल आया था और मैं ऑफिस जाने वाला था, लेकिन मैं जब ये बात अर्नव को बताई तो उसने कहा कि वो खुद ही यह सब जाकर सॉर्ट आउट कर लेगा और मुझे नहीं पता था कि मेरा अर्नव को ये बताना ही उसकी जान ले लेगा। जीवन की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वही आजीविका ने जीवन से कहा, अभी सब कुछ ठीक है वहाँ पर? क्या तुमने ऑफिस में कॉल करके पूछा? हाँ, मैं ऑफिस में पूछा था, फिलहाल सब कुछ ठीक है। और इंस्पेक्टर राघव की भी अर्नव से रात में बात हुई थी ऑफिस में अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ, वो ही उस मामले को हैंडल कर रहे थे। जीवन आजीविका के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है। आजीविका ने जीवन को गले से लगाए और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, शायद ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। भाई के दुश्मन भी बहुत है, हो सकता है कि हम सभी को गुमराह करने के लिए यह एक्सीडेंट प्लान किया गया हो। भाई को कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? जीवन ने आजीविका को गले से लगाए हुए बोला, मैं इंस्पेक्टर राघव को कॉल किया था, अभी कुछ ही देर में उनका कॉल आने वाला है। वो डेड बॉडी अर्नव की है या नहीं इसका पता तो डीएनए रिपोर्ट से चल जाएगा। जीवन और आजीविका अभी आपस में बात कर रहे थे और आजीविका जीवन को सहारा दे रही थी, उसे समझा रही थी। उसी वक्त जीवन का मोबाइल रिंग करने लगता है। जीवन ने तुरंत कॉल रिसीव किया और हेलो बोला, तभी सामने से इंस्पेक्टर राघव बोले, हाँ जीवन, रिपोर्ट्स आ गई है। जीवन ने अपने आप को संभाला और अपने आंसू साफ करते हुए आजीविका की तरफ देखते हुए बोला, इंस्पेक्टर राहुल, कंफर्म हो गया है, वो डेड बॉडी अर्नव की नहीं थी। आजीविका भी अपनी आंखों में नमी भरते हुए स्माइल करते हुए जीवन की तरफ देखने लगती है।
वही जीवन की बात सुन इंस्पेक्टर राघव बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। जीवन इंस्पेक्टर राघव से बोला, आप इतना शांत क्यों हो गए हैं? कुछ बोलो राघव, वो डेड बॉडी अर्नव की नहीं है ना? तभी राघव गहरी सांस लेते हुए सीरियल होकर बोला, जीवन अपने आप को संभालो, वो डेड बॉडी अर्नव की ही है। डीएनए रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, अर्नव अब हमारे बीच नहीं रहा। तुम्हें ये बात जल्द से जल्द माननी होगी और फैमिली को भी समझानी होगी। वही जीवन को ये सुन बेहद तेज गुस्सा आता है। वो गुस्से से राघव से बोला, वो जिंदा है और तुम्हें ये बात माननी होगी, समझे? जीवन ने इतना कहकर गुस्से से कॉल कट कर देता है। अब तक आपने पढ़ा, कुछ मेहमान जो कौशल्या जी को सांत्वना देने आए थे, सभी ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। कौशल्या जी सभी पर गुस्सा कर रही थी और उन्हें भी जाने को कह रही थी। उनकी मानसिक हालत को देखकर ही किसी ने अर्नव की तस्वीर को भी वहां वही रखा था। पंकज जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, कौशल्या आप गलत समझ रही है, जीवन और अर्नव बिल्कुल भाई की तरह है। जीवन ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। आप नहीं जानते हैं, इसे बचपन से सब दिया हमने, पर अर्नव से ये जलता था मेरा बेटा इसकी वजह से हमें छोड़कर गया। अगर इसने अर्नव को रोक लिया होता तो हमारा बेटा हमारे साथ होता। कौशल्या जी जोर जोर से रोने लगी। कौशल्या जी को देखते हुए सभी मेहमान भी आपस में बात करने लगे। वही कौशल्या जी की सहेलियां भी आपस में बात करते हुए बोली, जवान बेटे को खोकर कौशल्या पागल हो चुकी है। पहली सहेली बोली, एक माँ का दिल है और कौशल्या की बात भी तो सही है, ये अर्नव का सेक्रेटरी ही तो था। अर्नव के जाने के बाद अब यही तो सब कुछ संभालेगा, इसने ही सब किया होगा। वही दूसरी औरत बोली, हाँ सही कह रही हो, जमाना कितना खराब है, किसी भी इंसान की नीयत बिगड़ सकती है और अर्नव का बिजनेस भी तो कितना बड़ा है। सभी आपस में बातें करते हुए ये सब कह रहे थे। वही जीवन जो कि ये सब सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसुओं की बूंद छलक आई। उसका दिल जानता था कि उसने हमेशा अर्नव को अपने भाई की तरह माना था। पैसे तो कभी उसके लिए मायने रखते ही नहीं थे। कैसे कैसे इल्जाम लग रहे थे उस पर, अर्नव की मौत का इल्जाम। सिंघानिया परिवार से जो प्यार और केयर उसे मिली थी, वो कैसे उन सभी को नज़रअंदाज कर सकता था। वो आज तक नहीं रोया था, पर अपनों से ही जब उसे ऐसे इल्जाम मिलने लगे तो वो सह नहीं पा रहा था। वही कौशल्या जी गुस्से से जीवन के शर्ट का कॉलर पकड़कर उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोली, तूने मारा है मेरे बेटे को, तूने मारा है, तूने ही मारा है। जीवन ने कोई विरोध नहीं किया, बस उनकी मार को सह रहा था। वही आजीविका ये सब देखकर भागते हुए कौशल्या जी के पास आती है और उन्हें रोकते हुए बोली, मॉम, ये क्या कर रही है आप? जीवन ने कुछ नहीं किया है, उसकी कोई गलत नहीं है। कौशल्या जी जीवन की तरफ देखते हुए आजीविका से बोली, इसे कहो चला जाए मेरे सामने से, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। वही आजीविका अपनी मॉम की हालत समझ रही थी। उसने रोती हुई कौशल्या जी को अपने गले से लगा लिया और उन्हें शांत करने लगी। वही पंकज जी जीवन के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, कौशल्या अभी कुछ भी समझ नहीं पाएगी, उनकी हालत कुछ भी समझने लायक नहीं है। बेटा तुम अपने रूम में चले जाओ। जीवन ने अपनी गर्दन हिलाई, वो अभी अपनी तर नहीं उठा पा रहा था। उसने चुपचाप अपने कदम स्टेयर्स की तरफ बढ़ा दिए। आजीविका भी जीवन को जाते हुए देख रही थी। आजीविका इस वक्त जीवन के दर्द को भी समझ पा रही थी। एक ऐसा परिवार जिसने कभी उसे अकेला फील होने नहीं दिया, वही परिवार आज उसे इतना लज्जित कर रहा था कि जीवन कुछ बोलने लायक नहीं रहा था। जीवन अपने रूम में आया और बेड पर आकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें साफ की, फिर अपने मोबाइल पर राघव का नंबर डायल किया।
सामने से कॉल पिक होने पर राघव बोला, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था जीवन। क्या तुमने उस बॉडी का डीएनए टेस्ट किया और पोस्टमार्टम हो गया? जीवन ने पूछा। हाँ, मैं वही रिपोर्ट्स लेने यहाँ पर आया हूँ और डेड बॉडी कुछ ही देर में मेंशन पहुँच जाएगी, राघव बोला। जीवन बोला, ठीक है, तुम रिपोर्ट्स मिलते ही मुझे सेंड कर देना। तभी राघव बोला, हाँ ठीक है, पर तुम्हारी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही है जीवन। अगर तुम ही टूट जाओगे तो घरवालों को कौन संभालेगा? वही उसकी बात पर जीवन कोई रिप्लाई करता तभी राघव को नस से आवाज लगाई, जिस पर राघव जीवन को कहता है, लगता है रिपोर्ट्स आ गई है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। राघव ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। वही जीवन ने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा और मोबाइल वही बेड पर रखकर उठकर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। वो हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने अर्नव का चेहरा आता और रोते हुए सभी के चेहरे। जीवन रूम में आकर ड्रॉ से सिगरेट का पैकेट और लाइटर लेकर वापस बालकनी में आ जाता है। वो कभी भी किसी के सामने स्मोकिंग नहीं करता था, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने पर वो स्मोकिंग कर लिया करता था। पर आज उसे न जाने क्यों उसने सिगरेट से अपनी परेशानी सुलझानी चाहिए और अपने होंठों के बीच सिगरेट लगाकर जैसे ही लाइटर जलाने तो हुआ तभी किसी ने उसके मुंह से सिगरेट छीन ली। जैसे ही उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने आजीविका खड़ी थी और उसे गुस्से से घूर रही थी। तुम, जीवन ने हैरान होकर कहा। अब आगे? आजीविका उसे गुस्से से देख रही थी। वही जीवन आजीविका को अपने सामने देखकर दूसरी तरफ अपना मुंह फेरते हुए बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी आजीविका ने अपने हाथ में पकड़ी हुई इस सिगरेट को नीचे जमीन पर फेंककर कुचलते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? कहते रहते आजीविका ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया। उसके थप्पड़ से जीवन पूरी तरीके से हैरान होकर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वहीं उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया, शायद उसे एक थप्पड़ की ही ज़रूरत थी। उसकी आंखों से अचानक आंसू आने लगे, उसकी आंखें गीली हो गई थी, जबकि आजीविका भी उसे आंसू से भरी आंखों से देख रही थी। आजीविका झट से उसके कॉलर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ करते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, भाई अगर यहाँ नहीं है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम सभी को संभालो, लेकिन तुम तो खुद ही इन सब चीज़ों को अपना रहे हो। अगर भाई को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। जीवन कुछ नहीं बोलना, बस अपनी नज़रें झुकाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी आजीविका ने उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, नज़रें क्यों चुरा रहे हो? मेरी तरफ देखो और मुझसे नज़रें मिलाओ। तुम्हारी नज़रें तो कभी झुकती ही नहीं थी, तो फिर आज क्यों? जब तुम जानते हो कि तुमने कुछ नहीं किया तो फिर क्यों? आजीविका उसकी आंखों में आंसू देख रही थी। आजीविका चाहती थी कि जीवन अपने अंदर दबे हुए दर्द को बाहर निकाले। आजीविका को अच्छी तरह मालूम था कि जीवन कौशल्या जी के ऐसे बर्ताव से बिल्कुल टूट गया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कभी अपनों से ही उसे ये सब सुनने की जरूरत पड़ेगी। देखो मेरी तरफ क्या हुआ, देखा नहीं जा रहा है, नजरें नहीं मिल पा रहे तुम। जीवन की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें नीचे गिर पड़ी और अगले ही पल आजीविका ने उसे खींचते हुए अपने आगोश में भर लिया। आपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर ले गई और उसके शर्ट को अपने हाथों में भरते हुए मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। जीवन ने भी अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रखते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और रोने लगा। ये सब सच नहीं हो सकता, अर्नव हमें छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि वो हमें छोड़कर चला गया। मैं टूट रहा हूँ अज्जू, जीवन सुसक कर रोते हुए ये सब कह रहा था। वही आजीविका भी जीवन को अपने गले से लगाए खड़ी थी, उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। उसने जीवन से कहा, मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि भाई हमारे बीच नहीं है। भाई जल्दी ही वापस आएंगे और तो मैं बहुत डांटेंगे, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी।
अगर उसे आना होता तो वो जाता ही नहीं, उसे पता है कि उसके बिना ये घर बिल्कुल सुना है। सब मेरी गलती है, अगर मैंने उसे ऑफिस के बारे में नहीं बताया होता तो ये सब नहीं होता, जीवन ने सिसकते हुए कहा। तभी आजीविका अपने हाथों से उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, तुमने कुछ नहीं किया है, अपने आप को दोष देना बंद करो वरना एक और थप्पड़ तुम्हारे गाल पर मार दूंगी। नहीं अज्जू, मेरी गलती है, मुझे ऑफिस से कॉल आया था कि ऑफिस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। मैंने यह बात अर्नव को बताई और अर्नव ने खुद ऑफिस जाने की जिद्दी की। काश मैं ये बात अर्नव को नहीं बताई होती तो अभी अर्नव हमारे बीच होता और तुम देखना भाभी का क्या हाल हुआ है। वही जीवन की बात सुनकर आजीविका ने अपनी आंखें खोलते हुए उसे अपने आप से दूर किया। उसे नहीं पता था कि अर्नव के गायब होने से पहले ये सब भी हुआ था। तुम ये क्या कह रहे हो, ऑफिस में शॉर्ट सर्किट, लेकिन इसके बारे में तुमने किसी को नहीं बताया? हाँ, मुझे ऑफिस से वॉचमैन का कॉल आया था और मैं ऑफिस जाने वाला था, लेकिन मैं जब ये बात अर्नव को बताई तो उसने कहा कि वो खुद ही यह सब जाकर सॉर्ट आउट कर लेगा और मुझे नहीं पता था कि मेरा अर्नव को ये बताना ही उसकी जान ले लेगा। जीवन की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वही आजीविका ने जीवन से कहा, अभी सब कुछ ठीक है वहाँ पर? क्या तुमने ऑफिस में कॉल करके पूछा? हाँ, मैं ऑफिस में पूछा था, फिलहाल सब कुछ ठीक है। और इंस्पेक्टर राघव की भी अर्नव से रात में बात हुई थी ऑफिस में अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ, वो ही उस मामले को हैंडल कर रहे थे। जीवन आजीविका के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है। आजीविका ने जीवन को गले से लगाए और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, शायद ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। भाई के दुश्मन भी बहुत है, हो सकता है कि हम सभी को गुमराह करने के लिए यह एक्सीडेंट प्लान किया गया हो। भाई को कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? जीवन ने आजीविका को गले से लगाए हुए बोला, मैं इंस्पेक्टर राघव को कॉल किया था, अभी कुछ ही देर में उनका कॉल आने वाला है। वो डेड बॉडी अर्नव की है या नहीं इसका पता तो डीएनए रिपोर्ट से चल जाएगा। जीवन और आजीविका अभी आपस में बात कर रहे थे और आजीविका जीवन को सहारा दे रही थी, उसे समझा रही थी। उसी वक्त जीवन का मोबाइल रिंग करने लगता है। जीवन ने तुरंत कॉल रिसीव किया और हेलो बोला, तभी सामने से इंस्पेक्टर राघव बोले, हाँ जीवन, रिपोर्ट्स आ गई है। जीवन ने अपने आप को संभाला और अपने आंसू साफ करते हुए आजीविका की तरफ देखते हुए बोला, इंस्पेक्टर राहुल, कंफर्म हो गया है, वो डेड बॉडी अर्नव की नहीं थी। आजीविका भी अपनी आंखों में नमी भरते हुए स्माइल करते हुए जीवन की तरफ देखने लगती है। वही जीवन की बात सुन इंस्पेक्टर राघव बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। जीवन इंस्पेक्टर राघव से बोला, आप इतना शांत क्यों हो गए हैं? कुछ बोलो राघव, वो डेड बॉडी अर्नव की नहीं है ना? तभी राघव गहरी सांस लेते हुए सीरियल होकर बोला, जीवन अपने आप को संभालो, वो डेड बॉडी अर्नव की ही है। डीएनए रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। अर्नव अब हमारे बीच नहीं रहा। तुम्हें ये बात जल्द से जल्द माननी होगी और फैमिली को भी समझानी होगी। वही जीवन को ये सुन बेहद तेज गुस्सा आता है। वो गुस्से से राघव से बोला, वो जिंदा है और तुम्हें ये बात माननी होगी, समझे? जीवन ने इतना कहकर गुस्से से कॉल कट कर देता है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। एक बंद कमरा जहां पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन उसे रूम में काफी आवाज आ रही थी, काफी डरावनी आवाज, किसी के दर्द भरी आवाज, और ऐसी आवाज जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को लोहे की जंजीरों में बांधा हुआ था। कुछ बोलो बाद रूम में लाइट्स ऑन होती है और रूम के अंदर ही एक दरवाजा था, जिस दरवाजे के खुलते ही कुछ आदमी अंदर आते हैं। सभी काले कपड़ों में थे, देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बॉडीगार्ड्स हैं। उन्होंने रूम के अंदर जाकर चारों तरफ बिखर कर अपनी अपनी पोजीशन ले ली और वही उनके आने के बाद रूम में एक बूढ़ा आदमी, जो कोई और नहीं बल्कि डेविड ही था, उसने एंट्री ली।
डेविड रूम के बीचों बीच आता है जहां पर लोहे की भारी भरकम जंजीरों से अर्नव को बांधकर खड़ा किया हुआ था। इस वक्त अर्नव के शरीर पर काफी सारे घाव थे और वो बेहोश हालत में था। डेविड ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसकी हालत देखकर बोला, अपने इलाके में सिर्फ कुत्ते ही शेर होते हैं। अर्नव को क्या लगा था मेरे भाई को मारकर चैन से अपनी जिंदगी की पाएगा, लेकिन बहुत गलत हो तुम अर्नव सिंघानिया, देखो तुम्हारी हालत। तभी डेविड अर्नव के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ अपने पेंट की पॉकेट के अंदर थे। उसने अपना एक हाथ बाहर निकाला और उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। अर्नव का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। तुम्हारी वजह से मैं बहुत कुछ खोया है, अब तुम्हें मारकर मैं सब कुछ वापस पा सकता हूँ। मेरा माफिया वर्ल्ड पर दोबारा राज होगा और तुम्हारे गायब होने की किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। माफिया वर्ल्ड में मेरे नाम के चर्चे होंगे। डेविड ने अर्नव के बालों को खींचकर कहा। दरअसल कार एक्सीडेंट में अर्नव को सिर्फ चोट आई थी। डेविड ने उसे किडनैप कर लिया था और काफी हैवी डोज की दवाएं देकर उसे बेहोशी की हालत में रखा हुआ था। शायद डेविड भी जानता था कि अगर अर्नव होश में आया तो उसके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं, इसलिए उसने अभी तक अर्नव को होश में नहीं आने दिया था। डेविड किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, अब तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद करने की कसम खाई है मैंने। तुमने मुझे मेरा सब कुछ छीना है, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनकर तुम्हें मार दूंगा और ऐसी मौत मारूंगा कि तुम अपने अगले 10 जन्मों तक याद रखोगे। इतना कहकर डेविड ने अर्नव के बालों को एक झटके के साथ छोड़ दिया और शैतानों की तरह हंसने लगा। रात का वक्त, सिंघानिया मेंशन। रात के 11 बज रहे थे। आन्या को होश आ चुका था। कोई भी अर्नव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पर बिलीव नहीं कर रहा था। वही आन्या को भी शाम को होश आ गया था। आजीविका उसके पास बैठी थी। आन्या उसकी गोद में अपना सिर रखकर लेटी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। आन्या प्लीज रोना बंद करो प्लीज, आजीविका ने उसके बालों को सहलाकर कहा। आन्या ने आजीविका की तरफ देखते हुए कहा, उन्होंने मुझसे कहा था वो आएंगे पर अभी तक नहीं आए, क्यों? आजीविका उसे खड़ा करती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। दोनों एक दूसरे के गले से लग गए। आन्या तो सिसक सिसक कर रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर आजीविका की आंखों से भी आंसू आने लगे। आन्या की तकलीफ को शायद इस वक्त कोई समझ नहीं सकता था। आन्या जिसका पहला करवा चौथ था और पहले करवा चौथ पर उसे ये सब सुनने को मिल रहा था। उसे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और न ही इस बात पर यकीन कि अर्नव उसे छोड़कर जा सकता था। आन्या, तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी, कल से तुमने कुछ नहीं खाया है, प्लीज अपना फास्ट खोलो, आजीविका उसे अपने सामने करते हुए बोली। आन्या ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने ही नहीं, अर्नव जी ने भी व्रत किया था, वो जब तक फास्ट नहीं खोलेंगे तब तक मैं कैसे? हम दोनों ने वादा किया था एक साथ फास्ट खोलने का। आजीविका उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और तुम बहुत कमजोर हो, प्लीज बात मानो, तुमने कल से पानी की एक बूंद नहीं पी है। वही आन्या उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। आजीविका उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक घर के में डोर की बेल को जोर जोर से बजाने की आवाज उन दोनों के कानों में पती है। आजीविका आन्या से बोली, तुम अपने आप को शांत करो, पता नहीं इतनी रात को कौन आया है, घर के सारे सर्वेंट भी सो रहे होंगे और ये वॉचमैन अंकल। फिर आजीविका आन्या की तरफ देखते हुए कहती है, तुम यहीं पर वेट करो, मैं नीचे देख कर आती हूँ। आन्या उसकी कोई बात का जवाब नहीं देती। आजीविका उसे इस तरह देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन मैन डोर की बेल लगातार बज रही थी और कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा था, इसलिए आजीविका रूम से निकालकर बाहर आती है। वही जीवन और पंकज जी भी इतनी तेज डोर बेल बजाने पर बाहर आ जाते हैं। निर्मला काकी,
विशु, कहाँ हो आप लोग? इतनी देर से डोर बेल बज रही है लेकिन आप में से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। जीवन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तभी निर्मला काकी और घर के बाकी सर्वेंट जो कि गहरी नींद में थे उठकर बाहर आ जाते हैं। घर के सभी सर्वेंट के सोने का वक्त रात की 11 बजे था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि रात 12 बजे इस तरह का शोर होने वाला है। जीवन बाबा, आप रुक जाए, हम खोलते हैं, कहते हुए निर्मला काकी ने जैसे ही में डोर खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन जब उन्होंने नीचे की तरफ देखा तो बिल्कुल हैरान हो गई और उनकी एक जोरदार चीख पूरे घर में गूंज पड़ती है। वही उन्हें इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर सभी ने जब बाहर आकर देखा तो बाकी सभी भी बिल्कुल चौंक जाते हैं। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। घर के में डोर पर दहलीज पर कोई शख्स उल्टा गिरा हुआ था। उसका चेहरा नीचे की तरफ था और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे या तो वह बेहोश है या फिर सो रहा है। किसी अनजान शख्स को अपने घर की दहलीज पर ऐसे बेहोश पाकर सभी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। पंकज जी ने जीवन की तरफ देखते हुए कहा, बेटा ये कौन है और अंदर कैसे आया? वॉचमैन वो कहाँ है? ऐसे किसी को घर के अंदर आने दे सकता है? तभी जीवन ने उस शख्स के पास अपने कदम बढ़ाए और उसके पास आकर घुटनों के बल बैठ गया। निर्मला काकी, अभी के अभी वॉचमैन को कॉल करिए और यहाँ पर बुलाए। जीवन ने उसे शख्स की तरफ देखते हुए कहा और फिर अगले ही पल उसे सीधा करता है। जैसे ही सभी ने उस शख्स का चेहरा देखा तो हैरान हो जाते हैं। सभी के चेहरे पर आश्चर्यचकित वाले भाव थे। दंग होकर सभी उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे। आजीविका, पंकज जी और यहाँ तक कि जीवन भी जब उसका चेहरा देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अर्नव था। डैड, भाई, आजीविका ने पंकज जी की तरफ देखकर आंसू भरी आंखों से कहा। जीवन और बाकी सभी के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ आती है। जीवन ने अर्नव को हिलाया और उसकी नब्ज चेक की तो नब्ज चल रही थी। जीवन, अर्नव को उठाओ और अंदर लाओ। डैड ये तो बेहोश है। विशु, जाओ पानी लेकर आओ, जीवन ने कहा। विशु भागकर किचन में जाता है और पानी का एक गिलास भरकर लेकर आता है। वही जीवन ने पंकज जी और घर के कुछ और सर्वेंट के साथ मिलकर अर्नव को उठाया, फिर हॉल में सोफे पर लाकर उसे लेटा देता है। जीवन ने अर्नव के चेहरे पर पानी डाला लेकिन उसे होश नहीं आता। उसके चेहरे पर काफी ज्यादा घाव थे जिसे देखकर सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। डैड, आप डॉक्टर को कॉल करिए। जीवन के कहने पर पंकज जी ने तुरंत अपनी गर्दन हिलाए और अपना मोबाइल निकालकर डॉक्टर को कॉल करते हैं। आजीविका एक नज़र अर्नव की तरफ देखती है और फिर भागकर अर्नव के रूम की तरफ जाती है। वही रूम में आन्या अर्नव की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रोए जा रही थी। रोकर उसका चेहरा बिल्कुल उतर चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने दिनों से उसने कुछ खाया पिया नहीं है। वो बीमार, बेहद बीमार लग रही थी। तभी आजीविका उसके पास आती है और उसके हाथ से तस्वीर लेते हुए एक तरफ रखकर उसे अपने गले से लगा लेती है। आन्या आजीविका के इस तरह के व्यवहार से बिल्कुल हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगती है। आन्या, भाई, भाई, आजीविका के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो रो रही थी। आखिर उन्हें उम्मीद थी कि अर्नव वापस आ जाएगा और अर्नव वापस आ गया। क्या हुआ अज्जू? आन्या अपने भरे हुए गले के साथ बोली। आजीविका उससे अलग होती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसकी तरफ देखकर रोकर बोली, भाई वापस आ गए हैं? नीचे हैं भाई, वो वापस आ गए हैं। आन्या ने जैसे ही आजीविका के होठों से यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर पहले हैरानी वाले एक्सप्रेशन आते हैं और फिर वो बिना कुछ कहे पागलों की तरह बेड से नीचे उतरकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है। वो स्टेरियस से भागते हुए नीचे उतरती है और सोफे पर सो रहे अर्नव को देखत है।
कौशल्या जी अर्नव के सीने से लगकर तो कभी उसके गालों को और चेहरे को चूम रही थी। आखिर एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि अपने बेटे को वापस जिंदा देखना। आन्या की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और चेहरे पर स्माइल थी। हालांकि अर्नव अभी तक होश में नहीं आया था, लेकिन उसे जिंदा देखकर हर कोई खुश था। लेकिन उसके शरीर पर लगे हुए घाव हर किसी को सवालों के घेरे में डाले हुए थे कि आखिर अर्नव को इस हाल में किसने पहुंचाया और अर्नव के साथ क्या हुआ था। कुछ ही देर में वहां पर डॉक्टर भी आ गए। अर्नव को उसके रूम में ले जाया गया और वहीं पर डॉक्टर इसका चेकअप करने लगते हैं। उसके गांव पर मलहम पट्टी की गई और उसे कुछ दवाइयां दी गई ताकि उसके जख्म जल्दी भर जाए और उसे होश आ जाए। जीवन, जो कि डॉक्टर को छोड़ने आया, उसने डॉक्टर से कहा, सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? अर्नव को होश तो आ जाएगा। हाँ, उसे जल्दी ही होश आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। और शायद भूखा रहने की वजह से उसे यह बेहोशी हुई है। घाव भी जल्दी भर जाएंगे, डोंट वरी। डॉक्टर ने जीवन के कंधे को थपथपाकर कहा। वही डॉक्टर की बात सुनकर जीवन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। डॉक्टर उसे बाय कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। जीवन भी डॉक्टर को उनकी कार के पास तक छोड़कर वापस मेंशन के अंदर आ जाता है। वही कार के अंदर बैठे हुए डॉक्टर ने सिंघानिया मेंशन और जीवन की तरफ देखकर एक हल्की स्माइल के साथ अपना मोबाइल उठाया और किसी को मैसेज टाइप किया। हमारा मोहरा सिंघानिया हाउस में पहुंच गया है डेविड। इतना लिखकर डॉक्टर ने मोबाइल को वापस रख दिया, कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया।